प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वो स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों में, यानी व्याकरण के कौन कौन से नियम है, कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है और इसका रूप भी बदल जाता है। तब व्याकरण के नियमों में बंधे ये शब्द पद बन जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि पद का प्रयोग वाक्य के संबंध में होता है। शब्द केवल कोश में मिलते हैं। यदि वाक्य में शब्द अपना संबंध स्थापन न दिखा सके तो वाक्य की रचना नहीं हो सकती। संबंध तत्व के द्वारा संबंध स्थापन से शब्द पद बन जाते हैं। ये संबंध तत्व स्थापित करने के लिए शब्दों के साथ विभक्ति यानी जो कारक चिन्ह होते हैं अथवा या प्रत्यय लगाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे रवि ने पुस्तक पढ़ी। इसमें रवि को कर्ता कारक के रूप में प्रयोग करने के लिए उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अतः रवि ने क्या हो गया, पद है। इसी प्रकार पढ़ में ई प्रत्यय जोड़ने पर पढ़ी क्रिया पद की रचना हुई और कर्ता क्रिया के बीच संबंध स्थापित हो गया। रवि ने पुस्तक पढ़ी। तो ये स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य में संबंध स्थापन से शब्द पद बन जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि निर्विभक्ति यानी जहाँ विभक्ति शब्द नहीं है, यदि वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद नहीं कहलाते। यदि ऐसे शब्द भी संबंध स्थापन कर रहे हैं तो वो भी पद बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, राधा सीता को बुलाती है। इस वाक्य में राधा क्या है, निर्विभक्ति है, पद है, और बुलाती है क्रिया की कर्ता है। तो कर्तव्य प्रकट होने के कारण ये शब्द पद है। यद्यपि कोई भी विभक्ति साथ नहीं है, परंतु कर्म सीता के साथ को विभक्ति आवश्यक है, अन्यथा ये ज्ञात होना कठिन हो जाएगा कि कर्ता कौन है और कर्म कौन है। तो उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर शब्द और पद की परिभाषा है। जैसे शब्द क्या है, किसी भी वर्ण अथवा वर्णों के ऐसे सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है जो स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य शब्दों के साथ मिलकर वाक्य के पदों का निर्माण करते हैं। अब पद वो सविभक्ति अथवा निर्विभक्ति शब्द है जो वाक्य में कोई व्याकरणिक कार्य कर रहा है। अब पद परिचय कैसे करने हैं, तो इसमें जितने भी आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण जितने भी पढ़े हैं, तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पद बन जाते हैं। जैसे वाक्य में शब्दों को प्रयुक्त करने के लिए उनके रूप को बदलना पड़ता है। कोश में दिए गए शब्द ना तो वाक्य में प्रयोग हो सकते, ना ही वो अर्थ दे सकते हैं। जैसे राम रावण बाण मारा, राम अपना माँ 2 रुपया देना। इन शब्दों में ना तो लिंग, वचन, कारक आदि लगाकर क्या कर सकते हैं, हम दूसरे वाक्य बना सकते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने अपनी माँ को 2 रुपए दिए। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है। उसकी व्याकरणिक विशेषताएं और उसके प्रकार ये बताए जाते हैं। पद परिचय देते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे प्रत्येक पद को अलग अलग करना, प्रत्येक पद का प्रकार, भेद, उपभेद बताना, वाक्य में उसका दूसरे पदों से संबंध बताना, वाक्य में उसका कार्य बताना। वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका प्रकार, वाक्य के दूसरे पदों से उनका संबंध, व्याकरणिक कार्य बताना ही क्या कहलाता है, पद परिचय। अब कुछ विशेष प्रयोग के अनुसार शब्दों के 8 भेद बताए गए हैं। पद परिचय में ये बताया जाता है कि वाक्य में अमुक शब्द का प्रयोग के अनुसार क्या स्थान है, ये विकारी है या उसके लिंग, पुरुष, कारक, वचन आदि क्या है, उसके साथ वाक्य में आए अन्य शब्दों का संबंध क्या है। यदि ये शब्द अविकारी है तो किसी अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है अथवा वह अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है, वाक्य के अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है। पद परिचय में निम्नलिखित बातों को बताना आवश्यक होता है। संज्ञा का पद परिचय, संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बतानी चाहिए। जैसे संज्ञा के भेद कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। फिर लिंग कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। कारक कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन कौन सा कारक है। वचन कौन सा है, एक वचन है या बहुवचन। संज्ञा का वाक्यगत क्रिया या अन्य क्रिया शब्दों के साथ क्या संबंध है। जैसे एक उदाहरण देखिए,
देश का धन योग्य नागरिक ही है। इस वाक्य में जैसे देश का धन और नागरिक ये सभी रंगीन पद हैं, इनका हमें पद परिचय देना है। तो सबसे पहले देश का जो विभक्ति चिन्ह है इसके साथ ही लगा रहेगा। तो देश क्या है? संज्ञा शब्द है। अब ये कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या भाववाचक? तो जातिवाचक है। अब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो पुल्लिंग है। देश का के की ये जो कारक चिन्ह है वो किसके होते हैं? संबंध कारक का। अब देश है तो एक वचन, और इसका संबंधी शब्द क्या है? धन है। तो इस प्रकार ये देश का क्या हो गया? पद परिचय। फिर हमें धन का पद परिचय देना है। तो धन भी क्या है? संज्ञा शब्द है, ये भी जातिवाचक है, पुल्लिंग है। अब यहाँ पर देश का धन, धन क्या है? यहाँ पर कर्ता कारक का है, बहुवचन भी है, और है क्रिया का क्या है? पूरक है, पूरा करने वाला। फिर नागरिक का पद परिचय देना है। संज्ञा है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, बहुवचन है, और है क्रिया का कर्ता। ऐसे ही यदि कोई सर्वनाम शब्द है तो उसका पद परिचय हम कैसे देंगे? सर्वनाम के पद परिचय में निम्नलिखित बातें बतानी चाहिए, जैसे भेद कौन सा है, ये पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, जो भी सर्वनाम का कौन सा भेद होगा ये। फिर वाक्यगत सर्वनाम शब्द जिस संज्ञा के लिए आया हो उसकी जानकारी हो। तो फिर पुरुष है, यदि पुरुष है तो कौन सा है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष? लिंग बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? फिर कारक कौन सा है, वचन कौन सा है? क्रिया और वाक्य के अन्य शब्दों के बीच संबंध क्या है? एक उदाहरण देखिए। वह कौन है जो अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखता? अब वह का पद परिचय देना है। तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द है। कौन सा है? पुरुषवाचक है, किसी मनुष्य के लिए आया है ये। पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, एक वचन है, और है क्रिया का कर्ता है। कौन का भी ऐसे ही पद परिचय देना है। सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, ये भी किसी मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, एक वचन है क्रिया का पूरक है। इसी प्रकार आता है विशेषण का पद परिचय। हमें इसी प्रकार विशेषण का भेद बताना है, जैसे गुणवाचक है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक विशेषण है। फिर लिंग, वचन, कारक, विशेष शब्द कौन सा है? इसका एक उदाहरण देखिए। जैसे बड़े बड़े सपने देखकर एक साधारण व्यक्ति भी अपने आप को श्रेष्ठ व्यक्ति समझने लगता है। तो बड़े बड़े, एक साधारण और श्रेष्ठ, इनका हमें पद परिचय देना है। बड़े बड़े विशेषण गुणवाचक, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्मवाचक, कारक, सपने क्या है? विशेष्य शब्द। ऐसे ही एक क्या है? विशेषण है, एक संख्या में आता है तो संख्यावाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, व्यक्ति विशेष्य शब्द है। इसके बाद आता है क्रिया का पद परिचय। क्रिया का भी हमें भेद बताना है, वाच्य बताना है, लिंग, वचन, पुरुष और काल। क्रिया में हमें ध्यान रखना है कि काल भी बताना है कि कौन सा है, वर्तमान है, भूतकाल है, भविष्यत है, और उसका भेद बताना है। जैसे उदाहरण देखिए, मुझे यहाँ बैठना था पर दुर्गंध के मारे कैसे बैठा जाएगा? बैठना था का पद परिचय देना है, क्रिया है। तो कैसी क्रिया है ये? संयुक्त क्रिया है। अब संयुक्त क्रिया में भी कौन सी है? ये आवश्यकता बोधक है। ये अगर आपको पता है तो बता सकते, नहीं तो छोड़ दो। फिर कौन सी क्रिया हुई? अकर्मक। अब वाच्य कौन सा है? कर्तृवाच्य। फिर काल कौन सा है? सामान्य भूतकाल। अन्य पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता मुझे भाव का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही बैठा जाएगा का पद परिचय करना है। फिर है क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण में भी हमें उसका भेद बताना है। क्रिया विशेषण का विशेष्य क्रिया होती है। यदि क्रिया विशेषण है तो उसका उल्लेख और क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाता है। जैसे मैं शाम को अवश्य वहां पहुंचूंगी, तुम जल्दी आ जाना। शाम, शाम का पद परिचय देना है तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण, पहुंचूंगी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं बताना, बस अवश्य है तो रीतिवाचक निश्चय बोधक क्रिया विशेषण, पहुंचूंगी क्रिया या पहुंचूंगी विशेष शब्द। फिर है संबंध बोधक का पद परिचय। जैसे मेज के ऊपर किताब रखी, के ऊपर, तो के ऊपर क्या है? संबंध बोधक है। मेज के और किताब के तो संबंधी शब्द है। तो बस समुच्चय बोधक का पद परिचय कैसे होगा? जैसे राम और रवि मेरे घर आए परंतु मैं घर पर नहीं था, तो और शब्द का परिचय हो गया। ये संयोजक समुच्चय बोधक राम और रवि को मिला रहा है बस। परंतु क्या हो गया? भेद दर्शक, विरोध दर्शक। राम आए, मैं था, इन दो वाक्यों को मिला रहा है। विस्मयादि बोधक में जैसे आहा आज तो अच्छा मौसम है, ठीक मैं भी घूमने चलूंगा, तो आहा क्या हो गया? विस्मयादि बोधक हर्ष को प्रकट कर रहा है। ठीक क्या हो गया? विस्मयादि बोधक स्वीकार बोधक। तो इसकी एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी है।